अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम वर्क परमिट की इकसाम और उनके इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कन्फाइंड स्पेस वर्क, ऊंचाई का काम, लॉकआउट, टैगआउट, सेफ्टी बाय केमिकल हैंडलिंग, सांप के हवाले से एहतियाती तदाबीर और एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करने के क्या कवायद होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है वर्क परमिट। क्या है? वर्क परमिट एक ज़रूरी, तहरीरी और दस्तखत शुदा दस्तावेज़ है जो एक ख़तरनाक काम को करने की इजाज़त देता है। हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का मेंबर अपनी ज़ेर निगरानी में काम करवाता है। वर्क परमिट की मियाद कितनी होती है? वर्क परमिट की मियाद एक वर्किंग डे या शिफ्ट होती है। काम के तरीके में तब्दीली, मौसम में तब्दीली या 2 घंटे तक काम रुके रहने की सूरत में वर्क परमिट मनसूख हो जाएगा। वर्क परमिट की इकसाम, इसमें हमारे पास कोल्ड वर्क परमिट आता है, हॉट वर्क परमिट है, कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट है, ऊंचाई का काम करने का परमिट होता है, लॉकआउट, टैगआउट, स्पेशल वर्क परमिट, एक्सकवेशन वर्क परमिट, रेडियोग्राफी वर्क परमिट, इंतहाई ख़तरनाक वर्क परमिट वगैरह इसमें शामिल हैं। कोल्ड वर्क परमिट क्या होता है? ऐसा कोई भी काम जिसमें शोला, चिंगारी वगैरह पैदा ना होता हो उसको कोल्ड वर्क कहते हैं। मसलन स्कैफोल्डिंग का काम, स्टील इरेक्शन वगैरह शामिल है। हार्ड वर्क परमिट, ऐसा कोई भी काम जिसमें हरारत, शोला, चिंगारी पैदा हो हार्ड वर्क कहलाता है। मसलन वेल्डिंग, कटिंग या ग्राइंडिंग वगैरह शामिल है। हार्ड वर्क परमिट शुरू करने से पहले किए जाने वाले इक़दामात: हार्ड वर्क परमिट जारी कराना, सेफ्टी साइन बोर्ड अवीज़ा करें, फायरमैन का काम की जगह पर मौजूद होना ज़रूरी है। काम शुरू करने से पहले काम की जगह पर मौजूद आतशगीर मवाद को हटा दें। इसमें गत्ता, कपड़े के टुकड़े, फोम, तेल, गैस सिलेंडर और केमिकल शामिल हैं। काम की जगह को साफ़ कर लें। अगर बिजली के झटके का खदशा ना हो तो ज़मीन को पानी से तर कर लें। ऐसी जगह जहां आतिशगीर मवाद हो या इसे हटाना मुमकिन ना हो वहां फायर ब्लैंकेट का इस्तेमाल करें। ऊंचाई पर काम करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि गर्म मवाद नीचे ना गिरे। हार्ड वर्क एरिया में गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला ममनू है। काम शुरू करने से पहले एरिया को बैरिकेड ज़रूर करें। हार्ड वर्क ख़त्म करने के बाद किए जाने वाले क्या इक़दाम होते हैं? काम के ख़त्म हो जाने पर फायरमैन कम से कम आधे घंटे तक वहां निगरानी करे। काम की जगह को साफ़ करा के काबिल इस्तेमाल हालत में वापस करना। कन्फाइंड स्पेस वर्क, ऐसी कोई भी जगह जिसमें दाखिल होने और बाहर निकलने की कोई मुनासिब या खुला रास्ता ना हो, वहाँ पर देर तक ठहरना मुमकिन ना हो, कन्फाइंड स्पेस यानी कि महदूद या तंग जगह कहलाएगी। कन्फाइंड स्पेस एंट्री से क्या मुराद है? कन्फाइंड स्पेस एंट्री से मुराद जिस्म के किसी भी हिस्से का कन्फाइंड स्पेस में दाखिल होना, चाहे वो मुआयने के लिए सिर्फ सर का ही दाखिल होना क्यों ना हो, इसके लिए भी परमिट लाजमी है। कन्फाइंड स्पेस की खसूसियात: जगह का तंग होना, ज़्यादा देर तक अंदर रहना मुमकिन ना हो, दखूल और ख़रूज के लिए मुनासिब रास्ता ना होना या रास्ता तंग होना, ऑक्सीजन की कमी होना यानी कि दम घुटने का ख़तरा, रोशनी का मुनासिब इंतज़ाम ना होना। कन्फाइंड स्पेस की मिसाल में कौन सी जगह शामिल हैं? कन्फाइंड स्पेस में टैंक, वाटर, ऑयल, केमिकल टैंक वगैरह, साइलो, मेन होल, मिक्सर, ज़ेर ज़मीन पाइप, 1.5 मीटर गहरी खुदाई भी कन्फाइंड स्पेस में शामिल है। कन्फाइंड स्पेस में मौजूद खतरात: ऑक्सीजन की कमी और दम घुटना, अंदर मौजूद केमिकल की वजह से नुकसान होना, आग पकड़ने वाली गैस या माया के होने की सूरत में आग लगने का अंदेशा, सप्लाई लाइन से अचानक किसी खतरनाक चीज़ का अंदर आ जाना, जगह के अंदर मौजूद माल जैसे कि फोम के ज़रात के अंदर दब जाना, अचानक अंदर लगी मशीन के चलने से ज़ख्मी हो जाना, ठीक से दिखाई न देना जिसकी वजह से काम में मुश्किलात पेश आएँ, तंग जगह की वजह से शोर ज़्यादा होना, किसी भी इमरजेंसी की सूरत में मदद करने में मुश्किलात का सामना होना, ज़्यादा देर तक गैर मुनासिब अंदाज में काम करने की वजह से जिस्मानी अज़ा में तकलीफ़ का अंदेशा होना। कन्फाइंड स्पेस में जाने वाले हिफाजती इक़दामात: कन्फाइंड स्पेस एंट्री का परमिट लेना, कन्फाइंड स्पेस से जुड़ी सप्लाई लाइन को बंद करके खाली कर देना, कन्फाइंड स्पेस से लगे बरकी आलात का कनेक्शन काट कर लॉग आउट, टैग आउट की स्लिप लगाना, एमरजेंसी की सूरत में बचाव की तमाम तदाबीर और मनसूबा तैयार रखना, ऑक्सीजन का तनासिब और मेयार चेक करना, कम से कम 19.5 यानी कि 19.5% होना ज़रूरी है। कन्फाइंड स्पेस में काम करने से पहले इस बात की यकीन दहानी कर लेना कि जगह अंदर से मुकम्मल तौर पर खाली है। अंदर जाने वाले वर्कर्स का नाम और टाइम लॉग रजिस्टर पर लिखना, ये स्टैंड बाय मैन करेगा। स्टैंड बाय मैन लगातार काम की जगह पर मौजूद रहना और अंदर गए वर्कर्स से रब्ता रखना। अगर जगह दूर हो तो आवाज़ ना जा सकती हो तो लाइफ लाइन का इस्तेमाल करना। आतिशी काम की सूरत में आग बुझाने
कि आग बुझाने वाला सिलेंडर काम की जगह पर मौजूद होना चाहिए। ऊंचाई का काम, ऐसा कोई भी काम जो सतह ज़मीन से 6 फुट की ऊंचाई पर किया जाए या ऐसी कोई खुदाई या गड्ढे पर किया जाए जिसकी कड़ाई 6 फुट हो, उस पर काम करना ऊंचाई का काम करना कहलाएगा। हाइट पर काम शुरू करने से पहले किए जाने वाले हिफाजती इकदाम। काम शुरू करने से पहले परमिट जारी कराना। काम शुरू कराने से पहले काम की जगह को बैरिकेड करना। अगर स्कैफोल्डिंग बनानी हो तो ज़मीन का मुआयना करना कि नरम तो नहीं है। ऊंचाई पर जाने और नीचे आने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करना। इस चीज़ को यकीनी बनाना कि मौसम ऊंचाई पर काम करने के हवाले से मुवाफिक है। आंधी, तूफ़ान और बारिश में ऊंचाई पर काम ना करें। फुल बॉडी हार्नेस का इस्तेमाल करने की सूरत में इसे हमेशा टाई ऑफ बांध कर रखें। इस बात को यकीनी बनाएं कि ऊंचाई पर काम करते हुए नीचे कोई वर्कर काम ना करे। ऊंचाई पर अपने औजार और सामान को किनारों से दूर रखें। काम के दौरान हद्दुल इम्कान अपनी और दूसरों की सेफ्टी को यकीनी बनाएं। शिफ्ट के इख्तिताम पर एरिया को बैरिकेड करें ताकि कोई भी गैर मुतल्लिका शख्स ऊंचाई पर ना जाए। लोटो यानी कि लॉकआउट टैग आउट एक ऐसा हिफाजती तरीक़ाकार है जो देखभाल मेंटेनेंस का काम शुरू करने से पहले इस बात को यकीनी बनाना कि मशीन और एनर्जी के ज़राए को मुनासिब तरीके से बंद कर दिया गया है। काम मुकम्मल करने से पहले गैर मुतवक्के तौर पर एनर्जी के ज़राए की बहाली के निज़ाम को रोक दिया गया है। एनर्जी के ज़राए कौन कौन से होते हैं? इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, कंप्रेस्ड गैस सिस्टम यानी कि भाप या हवा, हाइड्रोलिक सिस्टम वगैरह। लॉकआउट करने का तरीका, मशीन ऑपरेटर को इतला देना। जिस मशीन पर काम करना हो सबसे पहले इस मशीन में मौजूद एनर्जी ज़राए की शनाख्त करें। लॉकआउट टैग आउट करने के लिए मुनासिब मनसूबाबंदी करें। लॉकआउट टैग आउट करने के बाद सिस्टम की तस्दीक करें। काम ख़त्म होने के बाद लॉकआउट टैग आउट हटाएं और सिस्टम नॉर्मल हालत में बहाल करें। आखिर में वर्क परमिट बंद करवाएं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हाथों की हिफाजत के लिए ग्लव्स होते हैं। ऊंचाई पर काम करने की हिफाजत के लिए सेफ्टी बेल्ट। क़ुव्वत समात की हिफाजत के लिए एयर प्लग, सेफ्टी हेलमेट। आंखों की हिफाजत के लिए सेफ्टी चश्मा, सेफ्टी जैकेट, हाई विजिबिलिटी वेस्ट। आलूदगी से हिफाजत के लिए डस्ट मास्क और सेफ्टी शूज़ पाँव की हिफाजत के लिए। सेफ्टी क्या है? ज़ख्मियों, बीमारी, हादसात, वाक़यात और नुकसान से महफूज होने की हालत को सेफ्टी हिफाजत कहा जाता है। हेल्थ क्या है? जिस्मानी और ज़हनी बीमारी की गैर मौजूदगी को सेहत कहते हैं। एनवायरनमेंट क्या है? ऐसी ऑपरेशनल जगहों पर इर्द गिर्द के माहौल को तरतीब देना, इसे माहौल कहते हैं। हैज़र्ड क्या है? ऐसी कोई चीज़ जो नुकसान पहुँचाने की सलाहियत रखती हो उसे खतरा कहते हैं। रिस्क क्या है? ऐसा खतरा जिसमें नुकसान पहुँचने का चांस और शिद्दत का नुकसान वाक़ हो उसे रिस्क कहा जाता है। एक्सीडेंट, ऐसा नापसंदीदा या गैर मुनज़्ज़म शुदा वाक़या जिसमें नुकसान पहुँचा हो उसे हादसा कहते हैं। इंसिडेंट, ऐसा वाक़या जिसकी वजह से नुकसान या नुकसान का सबब बनने का इम्कान था, इसे इंसिडेंट या वाक़या कहते हैं। नियर मिस, ऐसा वाक़या जिसमें नुकसान का सबब है लेकिन खुशकिस्मत से बचने की सलाहियत थी, इसे नियर मिस कहा जाता है। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन करने के क्या कवायद होते हैं? इंसिडेंट होने वाली जगह का नाम लिखना, जिस वर्कर से इंसिडेंट हुआ उसका नाम नोट करना, इंसिडेंट वाली जगह को बैरिकेड करना, पिक्चर बना लेना, इंसिडेंट वाले एरिया के सुपरवाइज़र का नाम नोट करना, इंसिडेंट वाले एरिया के वर्करों से कवायद नोट कराना, इंसिडेंट वाले एरिया में गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला ममनू कर देना। इन्वेस्टिगेशन करने वाले सेफ्टी इंस्पेक्टर एरिया की निगरानी करना जब तक कोई हायर मैनेजमेंट का मेंबर ना आ जाए। सेफ्टी बराए केमिकल हैंडलिंग, मौजूदा ज़माने में हर शख्स का वास्ता केमिकल से ज़रूर पड़ता है क्योंकि आजकल के इंसानी ज़रूरत की हर चीज़ में केमिकल का अमल दखल ज़रूर है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। तेल, मेकअप, टूथपेस्ट से लेके कपड़ा, फर्नीचर और अद्वियात वगैरह में केमिकल का इस्तेमाल लाजमी समझा जाता है। लेकिन आज हमें इन केमिकल्स के फ़वाइद के साथ इन नुकसानात की तरफ भी नज़र दौड़ाना होगी। केमिकल की इकसाम कौन कौन सी होती हैं? जलने वाले केमिकल, रिएक्शन करने वाले केमिकल, जहरीले केमिकल, शुआएं खारिज करने वाले केमिकल। इस तरह ये तमाम केमिकल्स ठोस, माया, गैस और बुखारात की शक्ल में भी मौजूद हो सकते हैं। इंसानी जिस्म में केमिकल के दाखिले के रास्ते नाक, सांस के ज़रिए, जल्द के ज़रिए जज्ब होकर मुँह यानी कि खाने के ज़रिए। लिहाजा इन तमाम रस्तों पर हिफाजती तदाबीर अपनाना होंगी, मसलन ऐनक, दस्ताने, मास्क वगैरह। केमिकल के असरअंदाज होने की मुमकिन इलामात दर्ज झैल हो सकती हैं: आँखों में जलन, सांस में दुश्वारी, चक्कर आना, सर दर्द के आना, जिल्द की जलन,
केमिकल के इस्तेमाल के वक्त दर्ज झेल सेफ्टी हिदायत पर अमल करें। केमिकल वाली जगह पर इस्तेमाल के दौरान खाने पीने से परहेज़ करें। ज़ाती हिफाजती आलात का इस्तेमाल ज़रूर करें। इस्तेमाल के बाद हाथ और मुंह अच्छे से धो लें। केमिकल का सूंघना या चखना दुरुस्त नहीं है। केमिकल ड्रम पर सेफ्टी से मुतल्लिक हिफाजती मालूमात मौजूद हैं, इनका बगौर मुताला कर लें। सेफ्टी हिदायत MSDS या सेफ्टी डाटा शीट भी कहा जाता है, वो केमिकल्स के साथ आती हैं। सेफ्टी हिदायत MSDS का बगौर मुताला करें और दर्ज झेल मालूमात के बारे में आगाही हासिल करें। क्या केमिकल ख़तरनाक है? खतरात की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। केमिकल इंसानी अज़ा को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? क्या केमिकल को आग लग सकती है? कौन कौन सी हिफाजती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है? अगर केमिकल किसी हिस्से को मुतासर कर दे तो कौन सी इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने की ज़रूरत है? अगर केमिकल आँख में चला जाए तो आँख को मसलना मुनासिब नहीं। आँखों में केमिकल जाने की सूरत में आँखों को 15 मिनट तक पानी से धोएं। केमिकल इमरजेंसी में सेफ्टी डिपार्टमेंट से रब्ता करें। केमिकल मुंह में जाने की सूरत में क्या करना शुरू करें? सूरत हाल ज़्यादा ख़राब होने पर फ़ौरन हस्पताल मुंतकिल करें। सांप के हवाले से हिफाजती तदाबीर। किसी सैलाब, तूफ़ान या बारिश वगैरह के बाद अमूमन सांप अपनी बिल से बाहर निकल आते हैं और इन तमाम जगहों पर पाए जाते हैं जहां आम दिनों में नज़र नहीं आते। सांपों से हिफाजत पर हिदायत पर अमल लाजमी करें। अगर आपके इर्द गिर्द किसी सांप की मौजूदगी का इंकशाफ हो तो चौकन्ने हो जाएं और इस जगह से दूर चले जाएं। सांप को पकड़ने या मारने की कोशिश ना करें जब तक कि वह आपके लिए ख़तरे का बायस ना बने। सांप को देखकर तेज़ी से हरकत करने से गुरेज करें। ऐसा करने से सांप को हमला करने का मौका मिल सकता है। हरकत ना करने की सूरत में सांप वहाँ से ओझल हो सकता है। अगर सांप सामने से नहीं हटता तो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर पीछे की जानिब हरकत करें और दूर हो जाएं। सांप आमतौर पर कचरे, दरख्तों के पत्तों और इस तरह की पनाहगाहों में छुपे होते हैं। ऐसी जगहों से गुजरते वक्त छड़ी पास रखें और ध्यान से गुजरें। अगर सांप पकड़ना हो तो स्नैक कैचिंग किट का इस्तेमाल करते हुए इंतहाई एहतियात से पकड़ें। अगर सांप किसी जगह पर दाखिल हो गया है तो इसकी तलाश के लिए रबड़ के बूट और मोटे दस्ताने पहनें। अपने हाथ पाँव को किसी ऐसी जगह में दाखिल ना करें जहां सांप की मौजूदगी का अंदेशा हो। सांप को मारने के बाद किसी लंबी छड़ी, राड या दस्ते वाले औजार से उठाकर दूर ज़मीन में दबा दें। सांप इस वक्त भी काट सकता है जब वो बज़ाहिर मुर्दा नज़र आ रहा होता है। वो तमाम सुराख या दरारें बंद रखें जहां से सांप इमारत के अंदर दाखिल हो सकता है। ये बात ज़हन में रखें कि सांप अपनी जिस्मानी लंबाई से कहीं ज़्यादा फासले तक हमला कर सकता है। फैक्ट्री एरिया में काम करने के लिए बंद जूते पहन कर आएँ। सांप काटने की सूरत में खून निकलने की सूरत में काटी हुई जगह पर पट्टी रखकर खून हरगिज़ मत रोकें। जिस हद तक हो सके डसे हुए हिस्से को हरकत ना दें और इस हिस्से को सर और दिल के लेवल से नीचे रखें। अगर तेज़ी से सूजन हो रही है तो 1 से 2 इंच चौड़ी पट्टी को इस काटी हुई जगह के ऊपर इतनी मजबूती से बांध देंगे इसके नीचे से उंगली गुजारना मुमकिन ना हो। लेकिन अगर जिस्मानी हिस्से का कोई जोड़ है तो पट्टी ना बांधें, यूँ खून का बहाव मुतासर हो सकता है और इस दौरानिए में कोशिश करें कि मरीज़ को जल्द अज जल्द अस्पताल मुंतकिल करें। मरीज़ को कुछ भी खाने या पीने के लिए ना दें। मुतासर हिस्से पर किसी किस्म का कट या बर्फ़ ना लगाएं। मुतासर हिस्से से मुंह लगाकर जहर चूसने की कोशिश हरगिज़ ना करें। सांप काटने के इलाज सिर्फ जहर के तदारक के लिए लगाए जाने वाले टीके ही हैं। ज़रूरी नोट: सांप की मौजूदगी की बुनियादी वजह वहाँ पर सांप की खुराक का होना, जैसे चूहे, मेंढक और बचा हुआ खाना वगैरह। सफाई का मुनासिब इंतज़ाम करके माहौल को साफ़ सुथरा रख कर हम सांपों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। बराए मेहरबानी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।